अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नज़ीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुँचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। हम आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसके बारे में शायद हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप के साथ साथ अपने बड़ों बुज़ुर्गों की मोहब्बत और शफ़क़त की साए में बड़े हुए हैं। और जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ जोड़ों का दर्द आ ही जाता है, लेकिन ये मर्ज़ सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों तक महदूद नहीं है जैसे कि आम तौर पर समझा जाता है। दरअसल इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का पुराना दर्द कहते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर घुटनों, हाथों और कमर के निचले हिस्से को मुतासिर करती है। इस बीमारी की वजह से जोड़ों में गूदा टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों की साख मुतासिर होती है और इसी वजह से जोड़े जकड़न का शिकार होते हैं और उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। तो आइए नाज़रीन, आज के इस शो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मज़ीद जानते हैं और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमने अपने शो में इनवाइट किया है डॉक्टर मलिक उसामा को। ही इज़ अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन एंड सर्विंग एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ प्राइमरी ट्रॉमा केयर इन ऑक्सफोर्ड UK। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम निकालने का। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और हालिया दिनों में ये इतनी ज़्यादा आम क्यों हो गई है, इतना ज़्यादा कॉमनली हम क्यों सुन रहे हैं इसके बारे में? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने के लिए बेसिक चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं किस चीज़ को। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मीन चिकनी हड्डी का सोजिश हो जाना या उसका ख़राब हो जाना या उसका डीजनरेट हो जाना या उसका गल जाना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले हमारे बड़े जोड़, जो घुटने के जोड़, कमर के और शोल्डर के जोड़, उनको पहले इफ़ेक्ट करता है। ये किन लोगों में इफ़ेक्ट करता है? जैसे कि आफ्टर 40 ईयर्स हमारी एजिंग प्रोसेस एक चल रहा है। एक एजिंग प्रोसेस, जैसे वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी का प्रोटीन जो है वो डीजनरेट हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। उसको जैसे हमारी स्किन की जो लेक्सिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता रहता है तो उसकी लेक्सिटी जो होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब होता है कि प्रोटीन हमारा डीजनरेट हो रहा है। इसी तरह बॉडी में हर हिस्से में ये डीजनरेटिव प्रोसेस चल रहा है। तो वो जोड़ जिसमें स्ट्रेस होता है या वो जोड़ जिसमें ज़्यादा रनिंग होती है या वो जोड़ जो ज़्यादा काम नहीं करते, तो उसके दरमियान जो चिकनी हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। एक तो ये नेचुरली हो रहा है और दूसरा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको मज़ीद जो इस प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं और कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ में रगड़ होती है और जोड़ में रगड़ होने के बाद पेन होता है और मरीज़ फिर हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमें चलने में मुश्किल हो रही है, हमें उकड़ू बैठने में मुश्किल हो रही है, हमें वॉशरूम बैठने में मुश्किल हो रही है, हमें नमाज में अत्तहियात में बैठने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये अलामात सबसे पहली जो इसकी जो फैक्टर है वो एजिंग प्रोसेस। ओके, इसके अलावा और कोई भी वजूहात हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। वो क्या है? दूसरा जो वजूहात होते हैं वो दो हैं, एक तो ट्रॉमा और दूसरा इन्फेक्शन। अगर किसी को मल्टीपल रिपीटेटिव ट्रॉमा हो रहा है किसी नी जॉइंट में या शोल्डर जॉइंट में, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन हैं, रग्बी प्लेयर्स हैं, फुटबॉलर हैं, तो उनमें ये प्रोसेस होता रहता है, स्ट्रेस और वियर एंड टियर का बॉडी में। तो वो जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं उसमें ये वियर टियर होता रहता है। तो वो प्रोसेस सेकंड हो गया, यानी रिपीटेटिव ट्रॉमा। सेकेंडली, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या जोड़ में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया, हमारी बॉडी में कई इन्फेक्शन है, किसी का गला ख़राब है, किसी के पेशाब में इन्फेक्शन है, किसी के गुर्दे में इन्फेक्शन है, किसी की आंतों में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन निकल के ब्लड के थ्रू नी में जाके बैठ जाता है और वो एक कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यानी उस कार्टिलेज का गलना, सड़ना, ख़राब होना, गल जाना और घिसना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एज का कोई असरअंदाज नहीं होता कि बड़ी एज में ही ये चीज़ होगी या ये यंग एज में भी हो सकता है? देखें, एजिंग प्रोसेस तो एक है, तो हमने बात कर ली कि वो तो ओल्ड एज में एक प्रोसेस है जो नेचुरली हो रहा है। जो यंग पेशेंट में जो आजकल हो रहा है वो हमारी दो वजह है, न्यूट्रिशनल एंड हमारा लाइफ स्टाइल। सही है, तो हमारी न्यूट्रिशन उस कैलिबर की है ही नहीं कि हम आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D3 अपनी डाइट में इस तरह लें कि हमारे जोड़ों की नशोनुमा उस तरीके से हो कि हमारा कार्टिलेज डैमेज ना हो, क्योंकि हमारी नशोनुमा ही वो डाइट जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद हैं तो वो इस मिकदार में नहीं है या वो क्वालिटी में नहीं है।
ठीक है। तो वो कार्टिलेज, इसलिए आजकल की जनरेशन में वो कार्टिलेज वो इतना अच्छा बनी ही नहीं रहा। वो कहते थे ना, पुराने लोग जो होते थे वो देसी घी खाया करते थे, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वो अच्छी फ़िज़ा में जो है वो सांस लेते थे, उनका एयर पोल्यूशन कम थी। तो ये सारी ये फैक्टर्स आजकल के दौर में वो फैक्टर्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ों का मर्ज कम एज में भी आना शुरू हो गया। तो इसकी अलामात बस यही हैं कि बैठने उठने में तकलीफ है, या कोई और सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट्स रिपोर्ट शुरू में तो आपको सिर्फ ये होगा कि जब भी आप अपने घुटने को, जैसे हम अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस लेते हैं, या शोल्डर जो मेन दो जोड़ हैं, या हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एक से दूसरी, फॉर एग्जांपल आप नीचे बैठे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं, आप बैठ रहे हैं, या आप आल्टी पाल्टी मार के बैठे हुए हैं, या आप शोल्डर को सर से ऊपर ले जाके कर रहे हैं, या जैसे ख़वातीन वो डस्टिंग कर रही हैं तो उनके शोल्डर में, वो ख़वातीन जो नीचे बैठ के सब्जियां काटती हैं, फल काटती हैं, बच्चों को पैम्पर तब्दील करती हैं, ये सारी चीज़ें, और वो ख़वातीन जो बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, जो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना जिनका ज़्यादा होता है, तो उनमें हिप, नी और शोल्डर, ये तीनों जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और इनमें आर्थराइटिस शुरू होता है। और इसकी अलामात शुरू में उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं। तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि आज पहले मैं 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतर जाती थी, अब मैं जब उतरती हूँ तो मैं दूसरी दफ़ा नहीं जा सकती हूँ, फिर मेरा दर्द शुरू हो जाता है। या वो कहती है कि मैं सब्ज़ी और काट लेती थी 1 वक्त 2 वक्त, शाम में फिर मैं बैठ के नीचे चाय पराठा या बच्चों के साथ खेलना या बच्चों के साथ होमवर्क कराना, मैं बैठती हूँ तो मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। या मैं वॉशरूम में नीचे अब नहीं बैठ पाती, मैं 3 दफ़ा मुझे जाना पड़ता है, तो जब मैं तीसरी दफ़ा जाती हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ये अलामात शुरू में होती हैं कि उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ मुतासर होती हैं। तो जो ख़वातीन या अफराद हमें देख रहे हैं और उनको अगर ऐसी शिकायत या कंप्लेन स्टार्ट हो गई हैं तो दे शुड सीक हेल्प फ्रॉम द कंसल्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या लोकलाइज्ड ही होता है, सिर्फ यही जॉइंट, जैसे अगर नी का है तो सिर्फ घुटनों में ही दर्द होगा, बाकी किसी जॉइंट को ये इफेक्ट नहीं करेगा, या ये पूरी बॉडी में सिस्टमैटिक हो जाता है? इसका मिसाल बहुत आसानी से देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, लेकिन उसमें एक डोमिनेंट हैंड भी दिया है। किसी का लेफ्ट होता है, किसी का राइट होता है। हम दोनों हाथ से उस ताकत से काम नहीं कर सकते जिस तरह हम अपने राइट हैंड से। जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड में पावर मेरी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। तो वो चीज़ जो डोमिनेंट पार्ट होती है हमेशा वहाँ पे पहले डिजीज़ आती है। ठीक है। जो पार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, जिसके पास अच्छा विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन नहीं मिला, लोग कहते हैं ना दोनों जोड़ों में क्यों नहीं शुरू हो रहा है। कैल्शियम प्रोटीन तो पूरी बॉडी में कम हो रहा है, आयरन पूरी बॉडी में कम हो रहा है। तो उनको ये मिसाल दे के समझाना पड़ता है कि आप अल्लाह ताला ने आपको दोनों हाथ भी तो दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा सीधे हाथ से क्यों काम करते हैं, उल्टे हाथ से भी उतना ही काम किया करें। फिर उनकी बात समझ आती है कि अभी मेरे राइट साइड पे इसलिए पहले दर्द शुरू हुआ है कि इस पे मेरे स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं। या कोई हॉकी प्लेयर है, या कोई फुटबॉल प्लेयर है, या टेनिस प्लेयर है, तो उसको वो कोई शॉट मारता है तो कौन से पाँव पे उसके ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो उस पाँव में उसको तो लेफ्ट हो सकता है, उसके लेफ्ट पाँव में ज़्यादा आता हो। जैसे मैं क्रिकेटर हूँ तो मेरा लेफ़्ट फुट आगे जंप करता है जब मैं बॉलिंग कराता हूँ, तो मेरे लेफ़्ट में पहले जल्दी आएगा। या जो ख़वातीन है जो शोल्डर डस्टिंग करती हैं या जो घर के काम काज करती हैं, तो उनमें राइट शोल्डर में पहले, अगर वो लेफ्ट हैंड से करती हैं तो पहले लेफ्ट हैंड में आएगा। तो मतलब अगर एक पैर में या हाथ में आ गया तो इसका मतलब दूसरे में भी आने वाला है? यस, वो इनडायरेक्टली आता है। वो इनडायरेक्टली कैसे आता है कि किसी के घुटनों में दर्द है या शोल्डर में दर्द है तो वो उसको फिर बाद में कम यूज़ करेगा, रेस्ट दे देता दूसरे को, फिर बॉडी का पोस्चर जो है वो अलाइनमेंट चेंज होगी, फिर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, और फिर आप दूसरे पाँव पे एप्रीहेंड हो जाएंगे। अंदेशा आपके दिल में आ जाएगा, यार इस पाँव में मेरे मसला है तो मुझे इस पर कम वेट डालना है, अपनी बॉडी का 75% इधर रखना है, 25, तो ऑटोमेटिकली 20, जब क्योंकि वहाँ का कार्टिलेज वैसे ही अच्छा नहीं बना होता है और उस पर रिपीटेटिव स्ट्रेस हो रहे होते हैं, तो वो फिर और स्ट्रेसेस उस पर आ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली दूसरा जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की मजीद कोई इकसाम है? बिल्कुल है। देखें, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो एजिंग प्रोसेस या जैसे हमने बात की, या रिपीटेटिव ट्रॉमा से हमने बात की, या सेप्टिक आर्थराइटिस से कार्टिलेज। एक होता है जो हमारे जीन में ही एक जैसे डायबिटीज़ है, 40 इयर्स के बाद हमारे जीन में वो सेल एक्टिव होते हैं जो ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स देते हैं बॉडी को, और वो सेल जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको मारते हैं, और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। इसी तरह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर समझने के लिए वो सेल्स जो हमारी बॉडी के अपने ही हैं
वो हमारे बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो वो जीन में होता है कि इतने साल के बाद इस फैमिली इनहेरिटेंस भी होता है, कुछ फैमिली से ट्रांसफर। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, आपको एक खास एज, फीमेल्स जेंडर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होंगे, 25 to 35 ईयर्स की एज रेंज होगी, इस एज में आएगी, और ये पहले स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करेगी। पहले आप जब, और इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होगी कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके हाथ पांव सख्त होंगे, आपको बिस्तर से उठा नहीं जाएगा, वो फटीग होगा, मलेज होगा, वीकनेस होगी। और फिर जैसे जैसे आप बावर्ची खाने के काम, स्कूल के काम, सारे काम में लगेंगे, ऐसा ऐसा ये दर्द कम होना शुरू होगा। तो इसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक दूसरी एग्जाम है जो ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो बॉडी के अंदर होगा। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अपोजिट है, ये लार्ज जॉइंट्स में इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ये सुबह उठने के बाद इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे जब आप काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, शाम के वक्त ये बढ़ता है और फिर ये रात को आपको सोने नहीं देता। तो ये दो डिफरेंस हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्योंकि हम तो बस आर्थराइटिस लोगों को यूजुअली टर्म पता होती है एंड वो दोनों को इंटरलिंक कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी जैसे आपने कहा कि एज स्पेसिफिक यूजुअली होती है, कि बड़ी एज के ग्रुप के अंदर ये डेवलप होती है, और यंग एज में सेप्टिक फॉर्म में सिर्फ ये फॉर्म हो सकती है, या रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से। अच्छा, इसकी तशखीस कैसे की जाती है? जी, अब सबसे पहले किसी भी मर्ज को डायग्नोज करने के लिए उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन यू, आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, यू कम इनटू सम डायग्नोसिस एंड यू कंफर्म योर डायग्नोसिस विद द इन्वेस्टिगेशन। अब इसको आसान वर्ड में कैसे बताऊं? हिस्ट्री ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास कोई मरीज़ आता है, मैं उससे सवालात जवाब करता हूँ कि आपको कब दर्द होता है, दर्द की शिद्दत क्या होती है, किस टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या एक्टिविटी करने से बढ़ जाता है, रात में सोने में तकलीफ़ करता है नहीं करता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है नहीं होती है, सुबह आप फ्रेश उठती हैं नहीं उठती या उठते हैं। ये मैं कुछ सवालात जवाब कर रहा हूँ, तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री है। फिर मैं आपके उस जोड़ में जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ का मुआयना करूँगा, जिसको हम एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर मैं उस जोड़ में जाके उसकी इंस्पेक्शन, यानी उसको लुक, पहले उसको देखूंगा कि वो जोड़ की कंडीशन क्या है, दूसरे पाँव से उसको कंपेयर करूंगा जो सही है, या शोल्डर को कंपेयर करूंगा दूसरे शोल्डर से कि जो सही है। फिर उसकी सोजिश, उसमें लुक के बाद उसको फील करूंगा, ठीक है, उसको पाल्पेट करूंगा, यानी उसको फील, उसको हाथ से लगा के उसमें टेंडरनेस देखूंगा, उसको पेन देखूंगा, कहाँ कहाँ किस जॉइंट्स में, मीडियल जॉइंट लाइन में ज़्यादा दर्द है, मीडियल साइड पे ज़्यादा दर्द है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा दर्द है, ऊपर ज़्यादा दर्द है, नीचे ज़्यादा दर्द है। फिर उसकी मूवमेंट करूंगा, फिर उसको मूव करके देखूंगा कि दूसरा पाँव जो पूरा बैंड हो रहा है, ये क्या पूरा बैंड हो रहा है नहीं हो रहा है। और कुछ फिर हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए, वो स्पेशल टेस्ट करूंगा। देन आई कम टू इनटू सम डायग्नोसिस दैट दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज नथिंग एल्स। देन आई हैव टू कंफर्म माय डायग्नोसिस विद एन एक्सरे। देन आई गो शिफ्ट टू द इन्वेस्टिगेशन। देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज। एक्सरे इज सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो एक्सरे है, देन सिटी स्कैन भी है, कुछ कंडीशन में हम एमआरआई भी कराते हैं, जैसे रिपीटेटिव ट्रॉमा में या स्पोर्ट्स इंजरी में, ठीक है। तो ये सारे स्टेप वाइज, एक्सरे में डायग्नोज हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, देन यू डू नॉट go shift into CT scan. Yeah, if you find some repetitive trauma, some injury inside the bone or some fracture inside the bone, तो आप CT scan पे चलेगा। और you find some ligament injury in the knee, then you go to MRI। तो इस तरह से क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे ही आप डायग्नोसिस बना लेते हैं। आप यू कंफर्म योर डायग्नोसिस और विद एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को भी समझने के लिए, स्टूडेंट्स को, और एक आम बंदी को, कि मैं ये कोई टेस्ट कराना पड़ेगा या मुझे कोई बड़े बड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे या बड़े बड़े MRI कराने में या मेरे खून निकाला जाएगा तो मुझे डायग्नोस होगा। इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप जिस दिन आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपको आपके सवालात जवाब, आपका मुआयना करने के बाद वो अपना डायग्नोसिस बना लेता है। वो एविडेंस बेस्ड, क्योंकि मेडिसिन हो गई है, तो वो आपको दिखाने के लिए कि ये देखें ये आपको हो चुका है, उसके लिए आपको एक्सरे करा के आपको दिखाना चाहता है कि ये देखें ये जॉइंट आपका ख़राब हो रहा है, इसमें हम ये मॉडलिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर बात की मैनेजमेंट फिर आ जाती है। वो अभी हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है, परमानेंट सोल्यूशन? या अल्हम्दुलिल्लाह, देखें फिर यही बात, हर चीज़ जो है ना, वो मैं इस अच्छा फिजिशियन, अच्छा सर्जन के लिए सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, कि उसको पहले एक अच्छा फिजिशियन होना चाहिए, और फिर अच्छा फिजिशियन होने के साथ साथ फिर उसको अच्छा काउंसलर होना चाहिए, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वो है सर्जन, उसको मैनेज करना आना चाहिए।
सर्जन ये नहीं कि वो हर वक्त उसको सिर्फ इंसिजन हाँ, लगाएगा या कि उसको काट-पीट ऑपरेशन के इलाज करेगा करूंगा, तो इसके अलावा नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, सर्जन के लिए ज़रूरी है कि वो फिजिशियन भी अच्छा हो और फिर काउंसलर अच्छा हो, फिर वो मैनेज करे। मैनेजमेंट में एवरीथिंग इज कम इनटू, उसमें दवाइयाँ भी हैं, उसमें इंजेक्शंस भी हैं, उसमें ऑपरेशंस भी हैं, ठीक है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हैं, उसमें प्रिकॉशंस भी हैं, उसमें डाइट भी है, उसमें फिजियोथेरेपी भी, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं होता कि आप सर्जन के पास जा रहे हैं, वो आपको पहले दिन ये कह देगा कि आ जाए जी आपकी सर्जरी। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आपका सवाल जैसे था कि क्या सवाल था आपका? कि इसका मुकम्मल इलाज हाँ, है, जिसको मुकम्मल हो गया है तो वो परेशान है कि भाई क्या करें, ठीक अब है। मैं तो ठीक आप नहीं हो ये सकता। उसी के पास जब ये सवाल हमारे पास आता है तो जो भी अच्छा फिजिशियन होगा वो एक लीडिंग क्वेश्चन आपको ही दे देगा कि क्या आपके बाल जो सफ़ेद हो गए हैं वो दोबारा काले होंगे? क्या आपके दांत जो गिर गए हैं क्या वो वापस आएंगे? क्या आपकी स्किन की जो चमड़ी है, जो लेग्स हो गई, जो लूज हो गई, क्या वो दोबारा टाइट होगी? तो वो जवाब देंगे नहीं, ठीक है। तो यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एजिंग प्रोसेस के साथ हो रहा है, जो एज के साथ है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट एबॉलिश इट विद कंप्लीट, और वी कैन नॉट इवन स्टॉप इट कि भाई रुक जाओ उसी वी जगह। कैन स्लो इट डाउन ओके द रीजनरेटिव प्रोसेस। ओके, वी कैन। हमें मरीज जो हमारे पास आता है वो सिर्फ एक ही शिकायत लेके आता है, मेरा पेन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आती है चीज़, चाहे वो ट्रॉमा का मरीज़ हो, चाहे वो इलेक्टिव यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज़ हो, तो वो हमें बोलता है ये पेन ख़त्म कर दें बस, ठीक है। तो उस पेन को ख़त्म करने का बहुत सारे जो है वो हमारे पास मैनेजमेंट प्लान होते हैं। बाज़ दफ़ा तो कुछ मरीज़ सिर्फ हमसे बातें करके ही, और वो जब जाते हैं सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को ही बेहतर बना के बेहतर हो जाते हैं। कुछ को हमें प्रिकॉशंस भी बताने पड़ते हैं, कुछ को हमें डाइट प्लान भी बताने होते हैं, कुछ को हमें फिजियोथेरेपी भी बतानी होती है। अभी तक मैंने कहीं दवाइयों का जिक्र नहीं किया और कहीं सर्जरी का भी जिक्र कहीं सर्जरी का भी जिक्र नहीं किया। तो इतनी ही बातों में वो ठीक हो जाते हैं अगर वो अर्ली स्टेज पे, और वो कंप्लीटली उस लाइफस्टाइल और वो प्रिकॉशनरी मेजर लेके अपने पूरी जिंदगी को भी बेहतर, उनको दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई जो लोग देख रहे हैं और इनिशियल स्टेज में काइंडली विजिट द डॉक्टर, विजिट द ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिटी के हैं, ताकि इनिशियल स्टेज पे वो चीज़ केटर हो जाए, ना कि वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आप पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जैसे परमानेंट इलाज ये जो सुनते हैं कि भाई घुटने चेंज करा लो, सो दैट आपने जैसे बताया है कि उसका क्या, वो क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं? अब देखें, कोई भी चीज़ होगी ना तो उसके ग्रेड्स आप करेंगे कि ये कौन से ग्रेड की इंजरी। अगर कोई किसी बच्चे की इंटेलिजेंस या IQ पे आपको करना होता है तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, इसके ग्रेड्स क्या हैं, इसके GPs क्या है, 2 से ऊपर है, 3 से ऊपर है, 4 से ऊपर, एक्सेलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। तो इसी तरह नी ख़राब होने के या शोल्डर ख़राब होने के हम ग्रेड्स या स्टेज निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरे, CT, MRI जो भी है। तो विद एक्सरे पे ही ग्रेड्स और स्टेज पता चल जाता है, ठीक है। तो एक्सरे में जब जिस हिसाब फॉर एग्जांपल स्टेज 1 डिजीज़ है और सिर्फ आपका मीडियल जॉइंट लाइन इफेक्ट हो रहा है, अभी सिर्फ उसी का कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हुआ है, तो सिंपल इज़ दैट जो हमने बात की, जो शुरू में ही हमने पकड़ लिया और उसमें हमने मरीज़ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई। उसमें क्या चीज़ है, लाइफस्टाइल आपको ऐसा रखना है कि आपको घुटने को 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना है, या शोल्डर को ओवर हेड एबडक्शन नहीं करनी है, या आप टेनिस प्लेयर हैं तो आपको ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करनी, या आप रग्बी प्लेयर हैं तो आपको रनिंग से थोड़ा सा अवॉइड करना है, या आपको कोई ब्रेस पहन लेना है। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं कि वो चीज़ें जो आप पहले कर रहे थे ज़मीन पे घुटना मोड़ के, तो हम जैसे, तो वो आपको बोलते हैं कि आप कुर्सी पे कर लें। जैसे आप वॉशरूम में आपका मोड़ इस्तेमाल कर लें। नमाज में लोग कहते हैं सजदा डॉक्टर साहब जब तक ना करेंगे हमें सुकून नहीं मिलता, तो मैं उनको कहता हूँ कि सजदा आप बिल्कुल करें, सजदे में आप जाएँ, सारी नमाज वैसे जब अत्तहियात में बैठने की बारी आए तो आप सीट पे आ जाएं, ऊपर आ जाएं, उस पर घुटना आपका नहीं मुड़ेगा, इस तरह से रहेगा। जो लोग सीढ़ियाँ, जैसे बाज़ दफ़ा ख़वातीन कहती हैं हमें तो 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है, कभी दही लेने, कभी स्कूल को बच्चों से लेने, ठीक है, फिर कोई आ गया तो फिर नीचे उतरना पड़ा है, फिर बच्चों को सिपारा पढ़ने छोड़ने जाना है, फिर उसके लिए उतरना। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जो है अपने काम लिख लें कि मुझे जब मैं नीचे उतरूँगी तो मुझे दही भी लेनी है, टमाटर भी लेना है, बच्चों को स्कूल लेना है, यहाँ से ये करना है। जब आप एक दफ़ा उतर रही हैं तो हो सकता है कि वो 4 दफ़ा जो आप उतर रही थी वो 2 दफ़ा में चेंज हो जाए। तो हम एक्टिविटी मरीज़ की रोकते नहीं हैं, उनकी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं कुछ, जिससे वो नी पे स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं और कार्टिलेज का डैमेज कम होना। और फिर उसके बाद हम उनको प्रिकॉशन बता के फिर उनको डाइट प्लान बताते हैं कि देखें
ये प्रोटीन से बना है। आपकी बॉडी में प्रोटीन इज़ कार्टिलेज, लेकिन प्रोटीन लगा हुआ किस पे? बोन पे। बोन को क्या चाहिए? कैल्शियम। और कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म की ज़रूरी है, विटामिन D3, ठीक है। और बॉडी में एनर्जी जो उसको मशीन को चला रही है उसको लिए ज़रूरत है आयरन और मिनरल्स। तो ये सारी जब आपकी डाइट में होगा, मशीन में पेट्रोल होगा, मशीन में ऑयल फिल्टर होगा, ठीक है, और मशीन साफ़ सुथरी होगी, उस गर्दों को बाहर से साफ़ होगी, तो वो मशीन का इंजन आपको ज़्यादा एवरेज देगा। यही सिलसिला जो ये मशीन बनी थी वो इंसान को देख के ही बनी थी। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सारे जो लवाजमात हैं वो पूरे करने हैं उस जॉइंट्स के, ताकि ये फैक्टर्स बगैर किसी दवाई के ही सही हो जाए। तो उसके लिए हम डाइट प्लान बताते हैं कि भाई आपने प्रोटीन लेना है तो एग वाइट लें, आपको कैल्शियम लेना है तो आप मिल्क का इस्तेमाल करें, आयरन सप्लीमेंट्स अगर आप नहीं लेते तो फिर आयरन के लिए आप सब्जियों का और एप्पल, जो हम बड़ा मशहूर मुहावरा है कि एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो आप एप्पल लें। तो ये मैं मरीज़ों को फिर उसके लिए वो बताते हैं, अच्छा हमें तो टाइम नहीं मिलता, आप कैसे खाएं, क्या करें। तो मैं उनको बोलता भाई सुबह नाश्ता आप लोग सब कट के जाते हैं, ऑफिस स्कूल जो भी है, तो उसमें एक एग वाइट रख लें। अच्छा, जो ओल्ड एज होते हैं, जो डायबिटीज़, डायलिसिस डिपेंडेंट, हाइपरटेंसिव, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है, वो कहते हैं हम अंडा कैसे खाएं, उससे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसकी जर्दी हटा दें, एग वाइट खाएं, जर्दी में तो फैट है। अब एग वाइट खाना है ना आपको, एग वाइट खाएं, ठीक है। दोपहर में, आफ्टरनून में, यानी जो नाश्ते और खाने के दरमियान का वक्फा है, उसमें आप एक फ्रूट लें, ज़रूर फ्रूट लें। आपको अनार का मौसम चल रहा है, अनार लें, आपको जो है सेब का मौसम चल रहा है, सेब लें, केला लें, कीनू लें, वाइट अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। सीजन के फ्रूट्स हैं उसको कंजम्पशन रखें। दोपहर में आप कम से कम खाएं। अच्छा, कम से कम, मैं तो सैलेड बोलता हूँ लोगों को, सैलेड खा लें या फ्रूट्स खा लें या हल्का फुल्का खाएं। और फिर शाम में आपने जो भी आपको डाइट बनती है वो अर्ली खाएं, 7-8 बजे आप खाना खा लें, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप खाना खा लें, ईशा की नमाज़ पढ़ के आप 1 कप दूध पिएं और सो जाएं, ठीक है। तो ये आपका लाइफ स्टाइल, आपका चाहे आप जितने भी बिजी हो, ये 3 काम तो आप करते ही हैं। सुबह उठते ही हैं, दोपहर भी आती है, ठीक है, और रात भी आती है, और आपको सोना भी है। तो ये मैंने कोई आपके वर्किंग आवर्स में नहीं बोला कि आपको ये करें एक्स्ट्रा, जो हाँ ज़रूरत होती है तो वर्किंग आवर्स में से भी टाइम निकालना पड़ता है, वो कंडीशन और है, वो स्टेज और है जिसमें ये करना पड़ता है। ये एक डाइटरी लाइफ स्टाइल हो गया। और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है। तो फिजियोथेरेपी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी फिजियोथेरेपी कराएं। 2 मसल हैं शोल्डर नी जॉइंट में, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। शोल्डर में एब्डक्टर्स, डेल्टॉइड और रोटेटर कफ। तो इन 2 मसल की आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। वो डॉक्टर जो है, जो आप उसके पास पहले जाएंगे, वो आपको बता देगा कि क्वाड्रिसेप को किस तरह स्ट्रांग बनाना है, हैमस्ट्रिंग को, वो आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। हाँ, बहुत आगे स्टेज जो स्टिफनेस हो गई है, देन यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट टू असिस्ट यू इन फर्स्ट ऑफ योर वीक्स, देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली एंड यू आर डूइंग इट इन योर होम। तो हम तो उनको, भाई आपने नमाज पढ़ी है ना, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप ऑफिस में बैठते हैं, या आप इंटरव्यू करती हैं, या आप कोई और काम करती थे, आपको बैठे बैठे नी में अगर मैं आपको बोलूँगी 5 दफ़ा इस तरह से उठा के पाँव को स्ट्रॉन्ग रख के और ये क्वाड्रिसेप को मसल को स्ट्रॉन्ग कर लें और 5 दफ़ा सुभान अल्लाह बोल के इसको रोक लें, फिर अल्लाह अकबर बोल के जो आपको एक गिनती गिन लें, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वाड्रिसेप आपके स्ट्रॉन्ग है, हैमस्ट्रिंग आप, इसी तरह शोल्डर की एक्सरसाइज है, आप जो है पेंडुलम एक्सरसाइज करें, आप एब्डक्टर की स्टैंडिंग की एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो आप रोटेटर कफ की स्टैंडिंग, सारे आजकल तो इतना सोशल मीडिया का दौर है, आपने सिर्फ लिखा और आपको एक्सरसाइज आ जाती है जो आप घर बैठ के कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये अर्ली स्टेज में तो यही 4 चीज़ें अगर आपने बता दी, लाइफ स्टाइल, प्रिकॉशंस, डाइट एंड फिजियो या एक्सरसाइज। फिजियो बोलूंगा तो लोग समझेंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर ये 4 चीज़ें आप कर रहे हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। टाइम भी नहीं निकाल रहे हैं नहीं, मतलब अपने आप के लिए सोचें कि भाई 5 मिनट अगर मैं एक्सरसाइज कर लूंगी तो या कर लूंगा तो मुझे ही फायदा है। सचिन तेंदुलकर से जब वो 16 साल का था तो उसके दादा ने उससे बोला, बेटा ये जो तुम्हें 16 साल की उम्र में इतना नेम फेम मिल रहा है, तो एक चीज़ को अपने दामन से बांध लेना, वो है हेल्थ, और इसको अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना दोनों हाथों से। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर उसी के साथ का आजकल सोशल मीडिया चल भी रहा है, उसी के साथ का प्लेयर था विनोद कांबली, 16 ईयर्स वो भी थी वो, लेकिन वो 23 साल के बाद रिटायर हो गया, ठीक है। रिटायर तो नहीं, जो भी हुआ उसके साथ। और तेंदुलकर आज 52 ईयर्स का है, विनोद कांबली भी 52 ईयर्स का है, और दोनों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी डिफरेंट। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी तेंदुलकर के पास? उसने अपनी हेल्थ को और अपनी स्किल्स को ग्रैब रखा।
दोनों हाथों से लिया और उसको समझा कुछ। जब हेल्थ होगी ना तो अल्लाह ताला ने बोला है कि जब नेमत, ये जो सेहत की नेमत मैंने दी है, ये अगर तुमने दोनों हाथों से अपने पल्लू से बाल ली ना तो फिर कोई चीज़ हासिल करना या सक्सीड करना मुश्किल काम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नया ट्रीटमेंट आजकल मार्केट में सुनने को आ रहा है, पीआरपी। हर डॉक्टर बोल देता है पीआरपी करवा लें जी, पीआरपी करवा लें, और वो कर भी देता है और उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी देखने में आते हैं। देखें, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। पहले क्या होता था कि जोड़ों में दर्द है, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, वो जोड़ों का दर्द स्टेज 3-4 में हो गया है और वो ऑपरेशन की तरफ जा चुका है, इतना लेट आए, या स्टेज 1-2 पे है। स्टेज 1-2 में तो आपने सिर्फ दवाइयाँ दी और लोग ठीक हो जाते हैं। 3-4 में मसला होता था। 3-4 में क्या होता था कि अब उनको दवाइयाँ दी हैं तो उनके मैदे में अल्सर बनना शुरू हो गया, गुर्दे में ख़राबी होना शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो गया, उल्टी आना शुरू हो गई, हाजमा ख़राब हो गया। ठीक है, तो अब उनको जाना है हज पे, उनको करना है ट्रैवल, उनको कुछ और काम करने हैं ऑफिस के। तो लोग शुरू में क्या करते थे, उनका पेन रिलीव करने के लिए उनको टेम्परेरी स्टेरॉयड इंजेक्शन जोड़ में डाल देते थे। वो स्टेरॉयड इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता था शुरू के 6 हफ्ते से 3 महीने, और मरीज का पेन बिल्कुल चले जाता, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपने दवाई के आपने वो पेशेंट जो कंप्लाइंस जिनकी नी थी, जो ओरली नहीं ले सकते थे दवाई, उनको आपने डायरेक्ट इंजेक्ट कर दी नी जॉइंट में, तो वो अपना पेन किलर जब तक वो था वो। लेकिन उससे साइड इफेक्ट क्या हुआ कि वो जो डीजनरेटिव प्रोसेस था, जो अपने एक लेवल और परसेंटेज के हिसाब से चल रहा था, वो उसकी स्पीड अप हो गई और वो जोड़ ख़राब होना शुरू हो गया। तो ये एक मिथ बन गई कि यार मैंने क्योंकि जोड़ों में इंजेक्शन लगाया था तो मेरा जोड़ और ख़राब हो गया। तो ये एक लोगों में, जो सोसाइटी में ये मैसेज चले गया कि इंजेक्शन लगाने से जोड़ ख़राब हो जाता। ठीक है, इसीलिए मुश्किल अब क्या आ रही है, पीआरपी और स्टेम सेल जो न्यू रिसेंट एडवांसेस आ गई हैं जोड़ों के ट्रीटमेंट की, उसमें ये मिथ आ गई है कि ये भी लगवाएंगे तो हमारे जोड़ ख़राब हो जाएंगे, जबकि पीआरपी और स्टेम सेल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज़ योर ओन ब्लड, इट इज़ अ प्लेटेलेट रिच प्लाज्मा। आपकी ही प्लेटिलेट्स, यानी जिसको हम सफ़ेद खून कहते हैं, जो डेंगू या मलेरिया में कम हो जाते हैं, इन्हीं को हम प्लेटिलेट्स लेते हैं, इन्हीं को सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसको, और इसी को इंजेक्ट कर देते हैं नीज के अंदर। तो ये वो ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है और वो कार्टिलेज की रीजनरेशन करता है। वो कार्टिलेज, यस इट इज़ आर्टिफिशियल कार्टिलेज, इट इज़ अ फिब्रो कार्टिलेज, नॉट अ नेचुरल कार्टिलेज जो हमारा हाईलाइन कार्टिलेज होता है। ये बनता फिब्रो कार्टिलेज है, लेकिन क्योंकि ये लेयर तो बना रहा है वहाँ पर, तो जोड़ रगड़ नहीं खा रहा। जोड़ रगड़ नहीं खाता है तो फिर जोड़ खराब नहीं होता और डीजेनरेटिव प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो क्या ये जो इंजेक्ट किया जा रहा होता है, इसको इंजेक्ट करने के ड्यूरिंग कोई इन्फेक्टिव मटेरियल जॉइंट के अंदर एंटर हो सकता है, या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? देखिए, एक इंजेक्शन अगर आपको बाजू में भी लगवाना है ना बुखार के लिए, अगर आप उसमें स्टेरिलाइजेशन का ख्याल ना रखेंगे ना तो वो बाजू में भी पस आना शुरू हो जाएगा और बाजू जो है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, उसका गोश्त गल जाएगा। तो स्टेरिलाइजेशन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अब स्टेरिलाइजेशन का तरीका क्या है कि आपने एक किसी नी या शोल्डर या हिप में इंजेक्शन लगाना है तो आपको एनवायरनमेंट क्या चाहिए, ऑपरेशन थिएटर का, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होती है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ही ना हो। फिर सर्जन फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। सर्जन फैक्टर्स क्या क्या हैं कि सर्जन साफ सुथरा हो, बिल्कुल, उसके हाथ में ग्लव्स हों, उसने वॉश किया हुआ हो, वो स्टेराइल सिरिंज यूज़ कर रहा हो, जो मशीन वो यूज़ कर रहा हो, जो गॉस पीस वो यूज़ कर रहा हो, जो क्रैप बैंडेज वो यूज़ कर रहा हो, वो सारी ऑटोक्लेव हुई हुई हो और साफ़ सुथरी हो। पेशेंट फैक्टर क्या है कि पेशेंट को 6 से 3 महीने जो उसके पास है उसमें कोई इन्फेक्शन प्रोसेस उस बॉडी में ना हुआ हो, किसी को गला ख़राब ना हुआ हो, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ना हो, कि कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई कैंसर का मरीज़ ना हो, कोई डायबिटीज़ ना हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये पेशेंट फैक्टर्स हैं कि मरीज़ में कोई फैक्टर ऐसे तो नहीं है जो उसको प्रोन करते हैं कि कोई इंजेक्शन लगेगा तो वो उसको इन्फेक्शन हो सकता। अगर आप इन दोनों को नलिफाइड और स्टैंडर्ड रखते हैं देन देयर इज़ अ 0% चांस ऑफ इन्फेक्शन। वरना तो हर चीज़, अगर मैं यहाँ से अपने आप में कीचड़ लगा के यहाँ पे बाजू में और मैं रोड पे रगड़ खा के डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँ, मुझे पाँव में चोट लगी हो या खराश आई हो, मैं कहूँ इंजेक्शन, और वो कंपाउंडर जो है वो पुरानी वाली से जो पहले को लग गई है, वो गॉस पीस वो जो यूज़ हो रही है उसी पानी में से गीला करके मुझे यहाँ साफ करके इंजेक्शन है, तो यहाँ भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को ख़त्म कर दें या होने से रोक दें? कोई ऐसे सप्लीमेंट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आयरन, फिर कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन
और विटामिन D3 इन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में अच्छा रखने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट में नहीं ले रहे तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, विटामिन D के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। 40 इयर्स से पहले की खवातीन या मर्द हजरात जो देख रहे हैं वो इससे बचना चाहते हैं, भाई हमें बहुत कभी अच्छा ना हो ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखें, जो हमारी खवातीन है, ठीक है, जो मैरिड खवातीन है, जो वर्किंग खवातीन है, उनमें आयरन कैल्शियम की जो डिमांड है बॉडी की वो वैसे ही डबल है, ठीक है, और वो मेरे ख्याल से हाफ भी नहीं लेती हूँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो सप्लीमेंट्स लेने का रुझान ही नहीं है। आयरन ना वो न्यूट्रिशनली ले रही होती हैं, और फिर उनका एक नॉर्मल जो मंथली प्रोसेस है जिसमें उनका आयरन लॉस हो रहा होता है बॉडी से, उसको भी रिप्लेनिश नहीं कर रही होती। बिल्कुल, ठीक है, तो आयरन तो उनका कम हुआ ही, ठीक है। कैल्शियम, नो वन, आई डोंट थिंक सो कि कैल्शियम कोई सप्लीमेंट, क्या मिल्क भी कोई लेता हूँ या डेयरी प्रोडक्ट्स भी, हम कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड वाले लोग हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हम वैसे नहीं ले रहे। प्रोटीन में आई डोंट नो, मुझे तो बहुत सारी खवातीन आती हैं जो ये बोलती हैं कि हमें तो अंडे को देख के उल्टी आती है, देखिए प्रोटीन कोई नहीं ले रहा, ठीक है। सीरियल जो गरीबों की दालें, जिनको हम कहते हैं गरीबों का प्रोटीन दालें, वो खाएं, वो कहते हैं हम तो ना, मुर्गी में तो चिकनगुनिया आ रहा है या मुर्गी में तो फ्लू बर्ड आ रहा है, वो हम मुर्गी इसलिए नहीं खा रहे, और दालें हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है फिर वो क्या डाइट ले रहा हूँ। तो उनमें तो वैसे ही ये सारी चीज़ें जो है डेफिशिएंट है, हमें इसको तो वैसे ही पूरा करना है। तो अब अच्छी चीज़ क्या आ गई है, अब लोगों में अवेयरनेस इस तरह आ गई है कि हमें अब सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो ख़वातीन जो अभी जो वर्किंग ख़वातीन है वो सुबह ज़रूर एक अपने साथ आयरन और कैल्शियम रखती हैं अपने बैग में या सुबह अपने कबर्ड में, कि वो जैसी तैयार हो रही होती हैं तो उसी वक्त आयरन ले लेती हैं और ऑफिस में जाके कैल्शियम ले लेती हैं। तो ये आयरन कैल्शियम इंपॉर्टेंट, और फिर अपनी डाइट में चीज़ें ले रही होती हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले रही होती हैं। तो इस तरह से हम खुद ही से ही 40 इयर्स पे, क्या वो एजिंग प्रोसेस से भी जो आ रहा है वो 50 इयर्स पे वो चीज़ आएगी, और अगर वो आएगी भी तो आपके जोड़ पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं, आपके मसल्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें हर चीज़ बिस्तर पे बैठ के चाहिए, वॉक नहीं करनी, जाना है तो गाड़ी में बैठना है, करीब भी जाना है तो चीज़ें लेना है तो वॉक करके। पुराने लोग आप देखेंगे 85 इयर्स के, वो अपने घर से पैदल अपने यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और चीज़ें दूध लेने या सब्जी लेने जाते हैं। का भी बड़ा वो था, कंसेप्ट था, और मर्द हज़रात अभी ऐसा ही है कि आप न्यू ब्रांडेड गाड़ी लें, उसको अपने घर के पास खड़ी कर दें और उसको चलाएं नहीं कि ये ख़राब हो जाएगी, या मैं ये इसको चलाएं नहीं कि इसको साफ़ सुथरा रखें, तो उसके तो बेरिंग वैसे ही जाम हो जाएंगे। हमारी हर जॉइंट के अंदर साइनेबल फ्लूइड है और उस फ्लूइड से ही जॉइंट की नरिशमेंट होती है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं आती एंड से, वो जॉइंट की नरिशमेंट वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड ही मोबिलाइज नहीं होगा, वो घूमेगा नहीं जोड़ों के दरमियान, तो जोड़ों को नशोनुमा कैसे मिलेगी? बिल्कुल, वो तो जाम हो जाएंगे, स्टिफनेस हो जाएगी और फिर जोड़ ख़राब होना चाहिए, फिर कार्टिलेज को नहीं मिलेगी न्यूट्रिशन, तो वो झड़ना शुरू हो जाएंगे और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ना शुरू। इसीलिए जो हमारे में अपने जो हम लोग हर चीज़ बेड पे और कुर्सी पे बैठ के हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए उठना पड़ेगा, उसके लिए वॉक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वार्म अप होना पड़ेगा, उसके लिए हमें जॉगिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें जिम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्विमिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत नागुज़ीर है, हमें मुश्किल है, हमें हाँ, हमें अपने ऊपर करने के लिए हमें सेहत चाहिए बैठे बैठे। सही बात है, ठीक है, तो कम से कम बैठे बैठे वो न्यूट्रिशनली अपटेक तो ले लें, सप्लीमेंट्स तो लेने कम से कम, अगर वो नहीं ले रहे। जो बचना चाहते हैं तो वो भाई अभी से सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दें, ताकि आगे विद एजिंग, और ख़वातीन में तो यूजुअली क्योंकि वो बच्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं उनकी बॉडी में से, तो उनके अंदर तो ज़्यादा। अब मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो उनके मैं पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हो गए? 3 या 4। मैंने कहा ऑपरेशन से कितने हुए? तो कहते हैं 3 ऑपरेशन से हुए। मैंने कहा आपने इनको ब्रेस्ट फीड किया, अपना दूध पिलाया? तो कहती हैं हाँ, मैंने खुद पिया। तो दैट्स मैटर ना, कि एक ख़वातीन एक प्रेगनेंसी है 9 मंथ्स गुजरी, फिर वो सिजेरियन सेक्शन से गुजरी, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं, फिर उसने फीड भी किया। एंड अब वही बात है कि आप एक गाय में से रोज़ निकालते रहें लेकिन उसको चारा ना डालें, उसको खाना नहीं, उसकी नशोनुमा का ख्याल ना रखें, तो वो इंडियन वो बैठ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो जैसे अगर दवाओं पे भी हम रखते हैं, जैसे पेन किलर्स देते हैं पेशेंट्स को कि भाई ये लेनी है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो क्या इन दवाओं से साल खाने से क्या उसकी एफिकेसी या उसके एफिकेसी तो
खत्म हो जाते, एफिकेसी कम तो हो उसकी जाते हैं। इतनी ही रहती है, लेकिन हाँ आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहे हैं, अगर आप पैनाडोल भी सर दर्द के लिए खा रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग चीज़ टर्म ड्रग खा रहे हैं तो वो आपको लीवर फेलियर कर देगी। अगर आप एनसेड ले रहे हैं तो वो आपके स्टमक में अल्सर बना देगी, वो बिल्कुल। आपके गुर्दों को फेल कर देगी। ठीक है, हमने बहुत सारे मरीज देखे जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं अपने पेन के लिए और इन दी एंड उनको कुशिंग सिंड्रोम या उनको डायलिसिस पे कन्वर्ट हो जाना, उनके रीनल फेलियर हो जाता। तो हमने वो मरीज भी देखे। ठीक है, तो मैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का होता है तो मैं हमेशा मरीजों को ये 4 चीज़ों पे पहले फोकस करता हूँ, जो मैं उसको बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल, प्रिकॉशन, डाइटरी, एक्सरसाइज। उसमें से 1-2 ड्रग मैं कुछ हफ्तों के लिए दे देता हूँ कि भाई 10 दिन, 7 दिन, 14 दिन खा लें, और बाद में अगर कोई दर्द हो तो एक टाइम आप ये ले सकती हैं। वो दर्द भी मैं उनको बता देता हूँ, ये उस वक्त होगा जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपने कहीं शादी ब्याह में चले गई, आपने उस दिन ज़्यादा जो है वो कपड़े धो लिए, या आप ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना हो गया, या आपने मार्केट में ज़्यादा काम कर लिया। ठीक है, तो वो उस वक्त एक्सर्शन जब हुआ जब आप ये पेन किलर ले सकती हैं हस्बे ज़रूरत। लेकिन इन 4 पे फोकस करें। स्टेज 3 और 4 में, ठीक है, फिर मरीज़ पे डिपेंड करता है कि स्टेज 3 और 4 में मरीज़ क्या चाहता है। फिर हम मरीज़ से पूछते हैं कि आप ये पेन आपको इतना है कि आपकी नींद भी आपको ख़राब हो जाती है, आपको नींद से भी उठना पड़ता है, और आप अपने रोज़मर्रा के काम, वो बिल्कुल जैसे मुंह हाथ धोने के काम भी, या वॉशरूम जाने के काम भी, या कुरान मजीद पढ़ने में भी, या टीवी देखने में भी, उसमें भी आपको पेन कर रहा है, देन यू वी एडवाइज देम टू गो फॉर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट और हिप आर्थोप्लास्टी, इसके लिए एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ उनको भी हम शुरू में पेन किलर्स दे के यही 4 पे फोकस करके और उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके और कुछ फिजियोथेरेपी करा के बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ जाती है आगे तो फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन पीछे रहता नहीं है, फिर टोटली रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जैसे पेशेंट हैं, ऑब्वियसली ओल्ड एज ही पेशेंट हैं, जैसे जिन इतनी सीवियर स्टेज पे आ गया आर्थराइटिस की, तो क्या इनके अंदर सक्सेसफुल होता है ये नी रिप्लेसमेंट या इस तरह? तो व्हेन आई वर्क इन इंडस हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ 3 हफ्ते में 3 दफ़ा लिस्ट होती थी, पीर, बुध और जुम्मे को। उस दिन हर पेशेंट एक डला हुआ होता था, हर लिस्ट पे एक, पीर को एक, बुध को एक, जुम्मे को। वो लिस्ट जब मैं 2017-18 में वहाँ था, वो लिस्ट 2023-25 तक की फिल थी इन मरीज़ों से जिनके ऑपरेशन होने थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो मरीज़ हमारे क्लिनिक में आके रोते थे कि हमें कहीं एडजस्ट कर दें, हमें इस पेन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें इस ऑपरेशन के लिए कहीं हमें अगर कोई नहीं आता कोई मरीज़, या कहीं स्किप होता है मरीज़, हमें वहाँ एडजस्ट कर दें। हमारे पास इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट होती थी कि जितने मरीज़, यानी 100 मरीज़ अगर लिस्ट पे डले में 2023 से 100 मरीज़ों की वेटिंग लिस्ट होती थी कि अगर कोई इसमें से नहीं आता या स्किप हो जाता है तो हम यहाँ वेटिंग लिस्ट से उसको वहाँ फिट करें। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितने रहते थे इलाज के लिए, इस टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए, जिनको डर भी नहीं था। हम यही जब हम बाहर आए प्राइवेट प्रैक्टिस में, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था। इसी तरह ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल की बात होता है। जब आप प्राइवेट सेक्शन में आते हैं तो देयर इज़ अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने की वजह से वो मरीज बेचारे ऑपरेट नहीं करा पाते, या वो चाहते हैं कि हमें कुछ और मॉडलिटीज बताए जाएं तो वो करें। या इतना वो खौफ बैठा हुआ है लोगों का एक दूसरे से सुन के कि नहीं वो इलाज करा लिया तो बिल्कुल ही बैठ जाओगे, वो घुटने नए लग गए तो वो नहीं बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी, मिथ्स और वो सब सुन के भी ना लोग और डर जाते हैं। इट इज अ बिग प्रोसीजर ना, इट इज वन ऑफ द बिग प्रोसीजर इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ठीक है ना, और टोटल नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल बॉडी रिजेक्शन ना आ जाए, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्लांट लगा रहे हैं, इन्फेक्शन का है, मरीज के कोमॉर्बिड्स हैं, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, फिर रीहैब की कॉम्प्लिकेशन है, रीहैब करना है, फिर मसल्स की इम्पोर्टेंट है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, लेकिन लोग तो करा रहे हैं। ठीक है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, और जिनका सही होता है फिर आप उनसे फीडबैक लें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने भी इतने किए होंगे, तो क्या सक्सेस रेट आप क्या समझते हैं कि हर किसी में सक्सेस हो सकता है? देखिए, पेशेंट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक 50 साल की खातून है, उनको डायबिटीज है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल ओबेसिटी है, ठीक है, और जो है आप डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट है जिसमें बोन जो है वैसी गल गई है कार्टिलेज के साथ साथ, आप उनको पेशेंट सिलेक्शन करते हैं तो देयर इज जीरो आउटकम। या पेशेंट इज गुड, विलिंग, कंप्लाइंट, ठीक है, नो कोमॉर्बिड्स, नो हाइपरटेंशन, नो डायबिटीज, इफ इट इज कंट्रोल्ड,
no anesthesia complication before, she is mobile, she is ready to go for a rehab, yes, she is a candidate for total knee replacement in stage 3 and stage 4. ठीक है, तो definitely there is a result, there is a successful result. वो आराम से सो सकती हैं, आराम से काम कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें करती हैं. तो सक्सेसफुल रेट डिपेंड करता है चॉइस ऑफ द पेशेंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट. अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन को इससे रिलेटेड कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए एक वज़न में कमी का भी थोड़ा सा आपने मेंशन नहीं किया अभी तक कि ख़वातीन हमारे यहाँ क्या है कि जिनके अंदर ये डेवलप होता है वो बहुत ओबीस हो चुकी होती हैं कि घुटने उनके वो वज़न नहीं उठा पाते. हमारे यहाँ यूजुअली जो 50s की ख़वातीन होती हैं उनका बहुत वेट पुट ऑन होता है. बहुत अच्छा सवाल, आप प्लीज़ कुछ बोलिए. बहुत अच्छा सवाल ये है कि जब मरीज़ हमारे पास आते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और फिर अगर हम सारे प्रोसेस से गुजर के एंड कहते हैं ना कि आप वॉक करें, तो इतना वेट ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं दर्द भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, हम कैसे वॉक करें. तो वो इस लेवल पे आ चुके होते हैं कि वॉक करना उनके लिए अच्छा होता ही नहीं. तो इसलिए ये कहते हैं ना, मोटापा आता तो हमारी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से. ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बिग जॉइंट, शोल्डर, एल्बो, हिप और नी. बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है. तो देखें, वही वाली बात आ गई ना कि अपनी हेल्थ को हमें मेंटेन प्रायर रखना है हमेशा. ठीक है, वो ओबेसिटी आपके जोड़ों पे स्ट्रेस देगी, आपके कार्टिलेज को घिसेगी, ख़राब करेगी. ठीक है, तो आपको उसको तो पहले ही करना है. अब होता क्या है कि इट इज़ अ राउंड 360 साइकिल, विशियस सर्किल जिसको हम कहते हैं. मरीज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, ठीक है, मरीज़ ने चलना फिरना कम कर दिया दर्द की वजह से, क्योंकि वो हर वक्त बैठा हुआ है घर में. ठीक है, ना चल रहा है, ना उसका कोई एक्सरसाइज है. उसने खाना पीना ज़्यादा करना शुरू कर दिया, उसका वजन बढ़ना शुरू कर दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और बढ़ना, एग्रीवेट हो गया. तो ये पूरी साइकिल चल जाती है. तो इसीलिए पहली जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हुआ है तो आपको अपने इन 4 फैक्टर जो मैंने बताए उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए कि ये सर्किल ऐसे आगे जाए ही ना. खराब, मजीद खराब. आपने अपने न्यूट्रिशन से, अपने पेन को, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से, अभी कोई मेडिसिन की बात नहीं है, आपने सही किया, ये दोबारा ऑस्टियोआर्थराइटिस 0 स्टेज पे चलेगी, 1 से आगे बढ़ा ही नहीं. वरना ये क्या होगा, 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा और ये चलता रहेगा प्रोसेस, और आपका वजन बढ़ता ही रहेगा, आपका पेन बढ़ता ही रहेगा. और फिर ऑप्शन, क्योंकि फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे. यूरोपियन कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, उधर क्या होता है, लोगों की इंश्योरेंस होती है अपने नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं होते. उनको तो स्टेज 2 पे भी लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उनका कार्टिलेज डैमेज होता है, उनकी इंश्योरेंस होती है, उन्होंने कहा हम इसको 3 पे जाने ही क्यों दें. सही बात, हमारे तो सब चीज़ें इंश्योर्ड है, हमें कोई फाइनेंस रखना नहीं पड़ा, तो हम उसी वक्त रिप्लेसमेंट वो करा लेते हैं. और जितनी अर्ली एज में होगा उतना एक्सेप्टेबल भी होगा बॉडी को. तो वो क्या होता है कि वो उन्होंने डबल शॉट ले लिया, कि उन्होंने क्या डबल एडवांटेज इस तरह से ले लिया कि उन्होंने अपने न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल को भी बेहतर बना लिया और वो जो डैमेज था उसको भी पूरा कर लिया. तो उनकी ना ओबेसिटी, उनके वॉक में भी कोई मसला नहीं है, उनकी एक्सरसाइज में भी कोई मसला नहीं हुआ, वो अपनी ज़िंदगी. वहाँ तो लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं, यानी हम तो पूरा जोड़ रिप्लेस करते हैं ना, टोटल नहीं. वो तो एक साइड मीडियल जॉइंट लाइन है, सिर्फ पार्शियल रिप्लेसमेंट उन्होंने करा दी, जिस तरह के शोएब अख्तर को हुई भी है. शोएब अख्तर का सिर्फ एक जॉइंट चेंज हुआ हुआ है, मतलब जोड़ के 3 हिस्से होते हैं, मीडियल, लैटरल और पटेलोफेमोरल. तो उन्होंने सिर्फ मीडियल जॉइंट लाइन को चेंज करवाया हुआ है. ओके, तो अभी पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट सर्जरी नहीं है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का और इस नोबल कॉज में हमारे साथ शामिल होने का. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ज़रूर हुआ होगा और आप भी अपने इर्द गिर्द, अपने हल्का अहबाब में इसके बारे में आगाही ज़रूर फैलाएंगे. अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में. आज के लिए इतना ही. अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त. अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.